Hello, dear learners, welcome back. And today our topic is timeline of atomic models. तो जितने भी एटम के मॉडल्स डिफरेंट साइंटिस्ट ने वक्त के साथ इंट्रोड्यूस किए हैं वो हम आज सारे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, सो प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि एटम होता क्या है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन सारे डिफरेंट साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल्स को किस तरह डिस्कवर किया है। सो डिड यू नो दैट द एटॉमिक मॉडल हैज़ बीन चेंज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। व्हेन साइंटिफिक नॉलेज डेवलप, साइंटिस्ट ने क्या किया और रिसर्च की और आइडियाज़ डेवलप किए एंड द एटॉमिक मॉडल चेंज्ड विद टाइम. So this is a story of how the atomic model gets changed when new evidence came along and when the scientists did new research on the atoms. So जो पहला एटॉमिक मॉडल डिस्कवर किया था वो जॉन डेल्टन ने किया था इन 1808। जॉन डेल्टन वो पहला साइंटिस्ट था जिसने ये कहा था कि मैटर जो होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ सम वेरी टाइनी एंड स्मॉल पार्टिकल्स एंड ही नेम देम एज एटम्स। जॉन डेल्टन ने कहा कि एटम्स जो होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि वो फर्दर और डिवाइड नहीं हो सकते इनटू मोर स्मॉलर कंपाउंड्स। इस वजह से एटम्स जो होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं। फर्दर ही सेड कि एटम्स की जो शेप होती है वो सॉलिड स्फीयर्स होती है, दैट मीन्स बॉल की शेप होती है इनकी, एंड दे कैन नॉट बी डिवाइडेड, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। मतलब ये इतने स्मॉल होते हैं कि ये फर्दर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, डिवाइड नहीं हो सकते। और जॉन डेल्टन ने कहा कि जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं, दे डज नॉट एग्जिस्ट एज अ सिंगल एटम बट दे एग्जिस्ट इन कम्बिनेशंस। जब एटम कंबाइन होते हैं तो वो एलिमेंट बनाते हैं। जब सेम काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन होंगे तो वो सेम एलिमेंट बनाएंगे, बट जो डिफरेंट एटम्स कंबाइन होंगे तो वो डिफरेंट एलिमेंट्स बताएंगे। तो एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के आइडेंटिकल होती हैं, जबकि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन के जो एटम्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन के एटम से। तो डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। और ये डिफरेंट एलिमेंट्स के जब एटम्स कंबाइन होते हैं, फॉर एग्जांपल जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का एटम कंबाइन करेगा तो वो वाटर बनाएगा। सो जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड्स बनाते हैं। So that was it about the atomic theory given by John Dalton. ओके, सो जो नेक्स्ट मॉडल दिया था वो दिया था जोसेफ जॉन थॉमसन और जे थॉमसन ने। जब भी किसी चीज़ पे रिसर्च होती है तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, अपनी रिसर्च उस टॉपिक पे करने से पहले प्रीवियस जिस किसी साइंटिस्ट ने कोई रिसर्च की हुई है तो उसी पे फर्दर एडिशंस करते हैं। इसी तरह से जब जॉन डेल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दे दी 1808 में, तो फिर 1904 में एक साइंटिस्ट था जे थॉमसन। उसने उसी एटॉमिक थ्योरी में फर्दर एडिशंस किए और एटम को के बारे में और डिस्कवरी की। तो जो एटॉमिक मॉडल जे थॉमसन ने एटम्स के बारे में प्रेजेंट किया था उसका नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। वाई इट इज़ कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल? बिकॉज जे थॉमसन ने कहा कि जो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ नॉट जस्ट अ स्पेयर बॉल, बट इस बॉल के अंदर फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स भी कुछ प्रेजेंट होते हैं जो कि इस बॉल के अंदर एम्बेडेड ऐसे होते हैं जैसे कि एक प्लम पुडिंग के अंदर प्लम एम्बेडेड होते हैं या ढसे हुए होते हैं आपकी पुडिंग के अंदर। ठीक है, सो जो जे थॉमसन ने क्या डिस्कवरी की फर्दर अबाउट एटम, ही फाउंड दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ सर्टन स्मॉलर पार्टिकल्स इन इट जिन पे चार्जेस होते हैं। उसने कहा कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होंगे और एटम के अंदर नेगेटिव चार्जेस भी प्रेजेंट होते हैं, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो एटम के स्ट्रक्चर के अंदर जो है एम्बेडेड होते हैं, जस्ट लाइक प्लम्स इन द पुडिंग। एंड ही फर्दर सेड कि जितने पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं
उतने ही नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं इस सर्कुलर स्फीयर के अंदर. सो बिकॉज पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल टू द नेगेटिव चार्जेस, सो ही सेड दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इलेक्ट्रिकली एटम के ऊपर एज अ होल कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस को कैंसिल आउट कर देंगे. ठीक है. और उसने एक और पॉइंट जो दिया था कि नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस पूरे पॉजिटिव स्फीयर के अंदर फिक्स्ड होंगे. आप देख सकते हो ये जो रेड स्फीयर सर्कल बना है इस पे पूरा प्लस का साइन है, तो उसने कहा कि ये पूरा स्फीयर पॉजिटिव होता है और ये जो ब्लू कलर के माइनस साइन है वो प्लम पुडिंग की तरह प्लम की तरह इस पॉजिटिव स्फीयर के अंदर एम्बेडेड है. तो ये वो प्लम पुडिंग मॉडल है जो जे जे थॉमसन ने 1904 में एटम के बारे में दिया था. ओके, जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आया था ही वाज अर्नेस्ट रदरफोर्ड. अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रीवियस मॉडल स्टडी किए और उसके बाद उसने अपना मॉडल दिया था 1911 में. अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए. उसने देखा कि जॉन डल्टन ने कहा है कि एटम जो होते हैं वो सर्कुलर स्फीयर होते हैं और जे जे थॉमसन ने कहा है कि पूरा जो स्फीयर होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है एंड उसके अंदर प्लम्स की तरह नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड होता है. बट ही सेड रुदरफोर्ड सेड कि जो एटम होता है उस पर कम्प्लीटली पूरा पॉजिटिव चार्ज नहीं होता. विद हिज एक्सपेरिमेंट ही प्रूव्ड कि एटम्स इज द आर मेनली एम्प्टी स्पेस. एटम में पूरा एम्प्टी स्पेस होता है, कोई चार्ज नहीं होता, बल्कि उसका सारा पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो सेंटर ऑफ द एटम में कंसंट्रेटेड होता है. और उसने इस सेंटर ऑफ द एटम को कहा कि दिस इज नॉन एज न्यूक्लियस. Because Ernest Rutherford discovered nucleus of an atom, that's why the model he presented about atomic model was named as nuclear model. He said कि जो सेंटर ऑफ द एटम होता है वहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होगा और हम उसे न्यूक्लियस कहेंगे. और इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड नहीं होते, जैसे कि जे जे थॉमसन ने कहा कि वो फिक्स्ड होते हैं पॉजिटिव सर्कल के अंदर. उसने कहा ये फिक्स नहीं होते, ये मूव करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में. इस वजह से एटम्स को हम ये नहीं कह सकते कि ये फिक्स सर्कुलर स्फीयर है, बल्कि इसमें एटम्स डिफरेंट ऑर्बिट्स में मूव करते हैं. तो ये वो मॉडल था जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया था अबाउट द एटम. देन मूविंग फर्दर इन द टाइम लाइन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में अपना मॉडल प्रेजेंट किया था. उसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे नील बोहर, ही प्रेजेंटेड हिज मॉडल ऑफ एटॉमिक मॉडल इन 1930. सो जो एटॉमिक मॉडल नील बोहर ने प्रेजेंट किया था उसने उसका नाम रखा प्लेनेटरी मॉडल, या उसको हम प्लेनेटरी मॉडल कहते हैं. क्यों कहते हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं. बिकॉज लुकिंग एट द प्रीवियस रिसर्चेस, जब अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो उसी रिसर्च को फर्दर नील बोहर ने उसमें ये डिस्कवर किया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ऐसे फ्री स्पेस में रिवॉल्व नहीं करते, ये फिक्स्ड शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं. तो नील बोहर ने डिस्कवर किए थे कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड एनर्जी शेल्स में या ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं. तो उसने कहा कि जिन लाइन के अंदर, जिस पार्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट करते हैं न्यूक्लियस को, हम उन्हें एनर्जी शेल्स कहते हैं. और उसने फर्दर ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल वैसे ही न्यूक्लियस को ऑर्बिट करते हैं या न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं जैसे हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड इन द सोलर सिस्टम. सो बिकॉज उसने अपने इस मॉडल को जो है सोलर सिस्टम के साथ जो है कंपेयर किया था, इस वजह से उसके इस मॉडल को कहते हैं प्लेनेटरी मॉडल. सो ही सेड दैट इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स द न्यूक्लियस. ठीक है. और उसने कहा कि हर ऑर्बिट की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है और एक स्पेसिफिक साइज होता है, इस वजह से हम ऑर्बिट को एनर्जी शेल भी कहते हैं. ठीक है. एनर्जी जो होती है ऑर्बिट की वो उसके साइज़ पे डिपेंड करती है. जितना जो लोएस्ट एनर्जी होगी वो सबसे स्मॉलेस्ट साइज्ड ऑर्बिट की होगी और जो सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी वो सबसे लार्जेस्ट साइज्ड ऑर्बिट की होगी. इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव बिटवीन ईच सेल व्हेन गेनिंग और लूजिंग एनर्जी. तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं,
एक शेल से दूसरी शेल्फ में जंप भी कर सकते हैं। एक शेल से दूसरी शेल्फ में ये जंप कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं बाय लूजिंग और गेनिंग एनर्जी। फॉर एग्जांपल कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे वाली शेल में है एंड उसकी एनर्जी जो है वो कम है, तो वो और एनर्जी को गेन करके नेक्स्ट शेल में मूव कर सकता है, या एनर्जी ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को लूज करके नीचे वाली ऑर्बिट में आ सकता है। सो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में जंप कर सकते हैं, ऐसा नील बोहर ने डिस्कवर किया था। तो जो फाइनल मॉडल दिया था एटम्स का, वो दिया था अर्विन स्क्रोडिंगर ने इन 1926। हिज मॉडल वाज नोन एज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्योंकि उसका मॉडल बेस्ड करा था क्वांटम मैकेनिक्स पे और उसकी स्टडी पे। ठीक है, तो उसने क्या डिस्कवर किया था, उसने जब देखा कि बोहर ने ऑर्बिट्स को डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, तो इसने इसी पर फर्दर रिसर्च की और कहा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड तो प्रेजेंट होते हैं, पर ये ऑर्बिट्स में रिवॉल्व नहीं करते। ये होते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्म में। सो ही डिस्कवर्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ क्लाउड, नॉट इन ऑर्बिट्स। तो ये फाइनल रिसर्च जो एटम की है वो यही है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। जो पर्पल सा एरिया है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शो कर रहा है। ये शो कर रहा है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई चांस है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। सो ही सेज कि एटम्स को प्रिडिक्ट करने के लिए कि ये कहाँ प्रेजेंट है, हम ये नहीं कह सकते कि वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि वो ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट्स होते हैं कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करे, ठीक है, एक एनर्जी फिक्स्ड शेल में रिवॉल्व करे, जो कि बोहर ने डिस्कवर किए थे। पर ऑर्बिटल का मतलब होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चांस हो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, हम उसको इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल कहते हैं। सो ऑर्बिटल हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट द एरिया वेयर वी कैन फाइंड इलेक्ट्रॉन्स। जहाँ सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है या चांस है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल कहलाएगा। ठीक है, सो द क्लोजर पोजिशन टू द न्यूक्लियस द हायर चांस टू फाइंड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेंगे। इस वजह से जितना क्लोज़र पोजीशन होगी न्यूक्लियस की, उतना ज़्यादा चांस हो सकता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। ओके, सो समरी ऑफ दिस लेक्चर कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये हम सब अब एटम के स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। जो जितने भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं वो सब कंपाइल करके एटॉमिक मॉडल बना है। ठीक है, सो जो पहला पॉइंट आपने याद रखना है जो कि जॉन डाल्टन ने दिया था, दैट इज़ एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है वो दिया था जे थॉमसन ने कि एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं जो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो पॉइंट दिया था दैट वाज रुदरफोर्ड ने दिया था कि जो सेंटर ऑफ द एटम होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और सारा पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, ये भी रुदरफोर्ड ने ही डिस्कवर किया था। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो अर्विन श्रोडिंगर ने दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड इन ऑर्बिटल्स, नॉट ऑर्बिट्स। ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में याद रखनी है। सो आई होप नाउ ऑल द एटॉमिक मॉडल्स आर क्लियर टू यू। ओके माय डियर लर्नर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट डाउन करें और मुझसे पूछें, आई विल आंसर योर क्वेरीज। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, गिव अ थम्स अप, लाइक दिस वीडियो, शेयर, कमेंट, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।